गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी ग्रुप पे। मैं आप लोग से फिर इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग मुझे वक्त दीजिए, मैं आप लोगों को भरपूर ज्ञान दूंगा। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास का 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज तीसरा चैप्टर है जिसमें है हमारा आरंभिक नगड़, जिसमें हम लोग हड़प्पा और उसके आसपास का जो भी क्षेत्र है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। समझे? हड़प्पा का जो क्षेत्र है, हड़प्पा जो सभ्यता है वो कई नामों से जाना जाता है। इसी को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कही जाती है, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कही जाती है, इसी को सप्त सैंधव या सैंधव सभ्यता या संस्कृति भी कही जाती है। समझ रहे? सिंधु घाटी की सभ्यता, इससे क्या समझते हैं आप लोग? क्या तात्पर्य हो सकता है? सिंधु घाटी की सभ्यता, ये नाम क्यों रखा गया होगा? सिंधु जो कि एक नदी का नाम है, घाटी का मतलब होता है उसके दोनों तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो प्रदेश है वो, और सभ्यता का मतलब होता है कि उस समय का जो लोग थे उसका रहन सहन कैसा था, जीने का तौर तरीका कैसा था, उसकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, ये और सामाजिक स्थिति, इन सभी को मिला करके सभ्यता नाम दिया गया है। समझ रहे हैं? इसलिए इसका नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को जानने के लिए। समझ रहे हैं? उसके बारे में ये बखान करता है, ये लाइनें। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हड़प्पा है उसकी क्या कहानी है। समझ रहे हैं? तो अगर बात करें हड़प्पा की, समझे, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हड़प्पा की, जो कि रावी नदी के बाएं तट पे है। समझ रहे हैं? हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है, जो कि अभी पाकिस्तान का साहिवाल का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पड़ जाता है। समझ रहे हैं? मैंने बताया था आप लोगों को रावी नदी कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है? हाँ, रावी नदी हिमाचल से ही निकलता है, हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है। समझ रहे? तो ये रावी नदी निकलता है ऐसे, और ये इस तरह से आगे बढ़ता है। समझ रहे? तो ये अभी जो पाकिस्तान का साहिवाल का क्षेत्र है, इसके बाएं तट पे ये हड़प्पा सभ्यता है। समझ रहे? इन्हीं जगहों पे हड़प्पा का जो है अवशेष देखने को मिला है। और सबसे पहले बात कर रहे थे इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे पता चला कि ये हड़प्पा सभ्यता है। समझ रहे हैं ना? तो हम बात करते हैं चार्ल्स मैसन की। चार्ल्स मैसन, हम बात कर लेते हैं चार्ल्स मैसन की। चार्ल्स मैसन साहब कौन थे? तो ये ब्रिटेन का एक खगोल शास्त्री थे। समझ रहे? और सर्वेक्षक भी थे ये, और खगोल शास्त्री भी थे। समझ रहे हैं ना? तो इनको भारत में भेजा गया इसी काम के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने 1826 ईस्वी में जो यहाँ का जो अवशेष मिला था, उस अवशेष के आधार पर उन्होंने हड़प्पा के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी। समझे? लेकिन उस समय इतना गौर नहीं किया गया। फिर जब बाद में जब पाकिस्तान में लाहौर से लेकर के और यहाँ तक जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, हाँ, तो वो बिछाई जा रही, कितना किलोमीटर था वो? तो वो जब बिछाई जा रही थी रेलवे लाइनें, तो खुदाई की काम हो रहा था। समझ रहे हैं ना? उस समय में जो इसका निर्देशक था जॉन मार्शल था। समझ रहे हैं? वो कौन था? अच्छा, जॉन मार्शल नहीं, उस समय की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, ये तो 1826 की बात हो रही है ना। 1826 के जस्ट बाद 1853 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जी थे। समझ रहे हैं ना? अब मैं बात कर रहा हूँ 1853 की, जिसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी। और ये समय कौन सा है? 1853। इस समय रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। समझ रहे हैं ना? और पहली बार रेलवे लाइन इसी समय में बिछाई गई थी। तो इस समय जब बिछाई जा रही थी तो उस समय क्या हुआ कि खुदाई का काम चल रहा था। तो खुदाई का काम चल रहा था, तो जो मजदूर लोग थे उन लोगों को मिला, तो उन लोगों को ये थोड़ी मालूम था कि ये क्या है, नहीं है। अभी जैसे कि मान लेते हैं कि आप कहीं खुदाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, कुदाल से कुछ खुदाई कर रहे हो, खुदाई के दरमियान यदि आपको कुछ मिल जाए तो आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचोगे, सिर्फ इतना सोचोगे कि अगर ये काम का चीज़ है तो रख लोगे और देखोगे काम का नहीं तो फेंक दोगे।
एक्स्ट्रा दिमाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। बिरले ऐसा होता है जो मतलब उसमें सवाल खड़ा कर देता है, समझ रहे हैं ना। तो उस समय भी रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, खुदाई हो रहा था। अब खुदाई के समय में मिल रहा था ईंट वगैरह। लोगों को लगा कि अच्छा इसका इस्तेमाल जो है ना हम रेलवे लाइनें बिछाने में यूज कर सकते हैं, तो उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, समझे। तो काफ़ी दूर तक खोजा गया, तो बहुत सारे ईंट निकाला गया वहाँ से, और सभी ईंटों का प्रयोग किया है रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही थी उसमें उन लोगों ने प्रयोग किया। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता चला, उन लोगों ने इतना गौर नहीं किया कि आखिर ये जो है ये अवशेष क्यों है यहाँ पे, ये ईंट यहीं पे क्यों मिल रहा है, या फिर इस ईंट के पीछे का इतिहास क्या है। इतना उन लोगों ने नहीं सोचा, सिर्फ इतना सोचा कि ये मिल गया, अच्छा ये हमारे काम का चीज़ है, वो रख लिया, समझ रहे हैं ना। अभी भी कुछ खोदो, अगर सोना चांदी मिल जाए तो रख लेगा, फालतू का चीज़ मिलेगा तो फेंक दोगे आप लोग, लेकिन गौर नहीं करोगे। तो वही बातें हुई। उसके बाद बात आगे चलती गई। जब बात आया जॉन मार्शल, जब यहाँ का निर्देशक बने थे जॉन मार्शल, तो उसके निर्देशन में फिर से खुदाई हो रही थी। 1921 की बात कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना। तो 1921 की बात कर रहे थे उस समय। हाँ, 20 में मतलब जॉन मार्शल उसका डीलर आए थे 1940 में। मैं 20 था 21 था 21 है सर। जॉन मार्शल के निर्देशन में जब खुदाई हो रहा था, जो दयाराम साहनी जिसमें खुदाई करवा रहे थे, समझ रहे हैं ना। तो उस समय जब खुदाई हो रहा था, तो उस समय जब वो चीज़ें निकली खुदाई के दरमियान, जब अवशेष निकला, तब अब इन लोगों ने देखा कि ये थोड़ी दूर में नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये अचानक नहीं निकला है, इसके पीछे कुछ न कुछ तो इतिहास है, समझे। तो दयाराम साहनी को लगा कि ये मतलब यहाँ एक कोई ना कोई ऐसा है कि कुछ साल पहले, कई सौ साल पहले कोई समाज रहा होगा यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो दयाराम साहनी ने इस बात को बताया कि यहाँ कोई ना कोई समाज रहा होगा जो अपना जीवन व्यतीत करता होगा, समझ रहे हैं। और इसलिए इस रहने वाली जो समाज है, जो यहाँ पे एक साक्ष्य मिला, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि यहाँ एक हड़प्पा का समाज रहा होगा, समझ रहे हैं। और उन्होंने काल भी निर्धारित किया। इसके अलावा बहुत सारे, फिर सिर्फ दयाराम साहनी ही नहीं, इसके अलावा भी कई लोग आए जिन्होंने उत्खनन का काम करवाया, समझ रहे। और सब ने अपने अपने हिसाब से जो हड़प्पा का जो समय है, जो काल है, वो निर्धारित किया। जैसे कि पहले तो बात करें हम दयाराम साहनी की, सीधा आर डी साहनी लिख दें, ये डी आर साहनी, आर डी साहनी हो सकता है, राय बहादुर दयाराम साहनी उसका पूरा नाम है, समझे। आर डी साहनी क्या नाम है इसका, पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी, समझे। इन्होंने 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में जब इन्होंने उत्खनन का काम करवा रहे थे जॉन मार्शल के निर्देशन में, समझ रहे ना, में जॉन मार्शल के निर्देशन में, किसके निर्देशन में काम हो रहा था? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में काम हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि ये ईंट जो है, या फिर इतने जो साक्ष्य मिले हैं, ये ऐसी नहीं है, इसके पीछे का एक इतिहास है। उन्होंने एक कल्पना किया कि कुछ 100 साल पहले यहाँ कोई समाज रहा होगा, समझे, जिसका उन्होंने नाम क्या दिया? हड़प्पा नाम दिया, समझ रहे ना। ये हड़प्पा नाम किन्होंने दिया था? जॉन मार्शल ने नाम दिया था हड़प्पा, समझ रहे हैं। इसका नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने, समझ रहे हैं। इसके बाद फिर सिर्फ इसके बाद उत्खनन का काम चलते गया। जब लग गया कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता रहा होगा या कोई समाज पहले रहा होगा, उन लोगों को लगा कि अब साक्ष्य के तौर पर और क्या क्या मिल सकता है, तो लोगों को अब रुचि आने लगी। इससे पहले रुचि नहीं आई, जब मेसन ने बताया तो उतनी रुचि नहीं दिखाया लोगों ने। उसके बाद जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तब भी उतना रुचि नहीं दिखाया लोगों ने। लेकिन जब दयाराम साहनी जब उत्खनन करवा रहे थे मार्शल के निर्देशन में, जब उन्होंने बताया, मार्शल साहब ने बताया कि यहाँ कोई हड़प्पा नाम का कोई सभ्यता या समाज रहा होगा, तब अब यहाँ पर से रुचि दिखाने लगा लोगों ने, और लोगों ने कुछ समय अंतराल में ही उत्खनन का काम करवाने लगा। तो इसके बाद फिर 21 में हुआ। फिर उसके बाद बात करें 1926 में, तो 1926 में भी माधव स्वरूप वत्स ने भी उत्खनन का काम करवाया, समझ रहे हैं। 26 में कौन करवाया था? 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स, समझ रहे हैं। अब इन्होंने माधव स्वरूप वत्स ने काम करवाया, तो इनको कुछ साक्ष्य मिला। अब उन्होंने उस साक्ष्य के आधार पे सोचा, उन्होंने गौर किया, तो उनको ये लगा कि आखिर
कितनी सौ साल ये समाज रही होगी, ये सभ्यता रही होगी, आखिर इसका समय काल क्या रहा होगा, समझे। तो इन्होंने अपना आकलन करके इन्होंने बताया कि जो हड़प्पा का जो काल रहा होगा वो 2700 ईस्वी से लेकर के और 2500 ईस्वी तक, समझ रहे हैं। इन्होंने इतना ही काल बताया कि 200 साल तक ही मात्र हड़प्पा सभ्यता रही होगी। हड़प्पा सभ्यता का जो काल इन्होंने निर्धारित किया, समझे। उसके बाद फिर बात करें 1946 की, तो 1946 में मार्टिन व्हीलर साहब आ गए, समझ रहे हैं। मार्टिमर व्हीलर। अब इन्होंने भी हड़प्पा का खुदाई का काम करवाया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है ना तो लोगों का जो है सोचने का तरीका बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना, नज़रिया अलग हो जाता है। इन्होंने बस ये कल्पना किया, इन्होंने हड़प्पा का जो काल निर्धारित किया वो कितना किया, 2700 से 2500 तक। लेकिन ये भाई साहब आए तो इन्होंने जो अवशेष मिला, जो साक्ष्य मिला, उसका ऐसी आकलन नहीं किए। उन्होंने एक पद्धति का इस्तेमाल किया जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो कार्बन पद्धति 14 जो है होता है, समझ रहे हैं ना, उसका प्रयोग किया। क्या था वो, रेडियो कार्बन 14 पद्धति, C14 रेडियो कार्बन 14, इसका इस्तेमाल किया। अब इसका इस्तेमाल किया तो इसके इस्तेमाल से उसको ये पता चला कि जो अवशेष है ये कितने साल पुराना है, समझ रहे हैं। ये तो यही तो बताता है, रेडियो कार्बन का यही काम ही है, जो अवशेष होता है उसके काल को निर्धारित करता है कितना साल पुराना हो सकता है। तो जब रेडियो कार्बन पद्धति का इस्तेमाल किया तो ये व्हीलर साहब को लगा कि ये जो अवशेष है ये कितना साल पुराना है, ये सभ्यता कब से चलती आ रही है, समझ रहे हैं ना। तो इसके आधार पर इन्होंने जो काल निर्धारित किया वो लगभग मानने हैं, अभी सर्वे माना जाता है उसको, जिसको कहा जाता है कि इसका जो काल है वो 2500 से लेकर के इन्होंने 1700 ईस्वी तक को बताया। नहीं आ रहा है क्या, अरे यार हाथ में भी लग गया। तो यहाँ पे तो इन्होंने बताया काल कितना निर्धारित किया, 2500 से लेकर के 2500 BC से 1700 BC तक, समझे। ये किसने बताया, मार्टिन व्हीलर ने। और ये इनका सर्वमान्य इसलिए है क्योंकि इन्होंने रेडियो कार्बन पद्धति का इस्तेमाल किया, समझ रहे ना। तो ये तो बात हो गई। अब हम देखते हैं कि चूँकि हड़प्पा का खोज सर्वप्रथम हुआ था, इसलिए इसके आसपास का जितने भी एरिया मिला, जितने भी और भी सभ्यताएं मतलब क्षेत्र मिला, उन सभी को इसी नाम से उस सभ्यता का नाम दिया गया, हड़प्पा सभ्यता ही कहा गया, समझ रहे ना। तो अब देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कितने दूर में फैला हुआ है, समझे। उसके बाद देख लेंगे हम लोग साक्ष्य के बारे में। पहले देख लेते हैं कितने दूर में ये फैला हुआ है। तो अगर बात करें हड़प्पा की कितना दूर में इसका क्षेत्र फैलाव की, विस्तार की, तो ये अगर बात करें उत्तर में, तो उत्तर में ये मांडा जिला है, समझ रहे हैं ना, जो कि कहाँ पड़ता है, जम्मू में। ये मांडा से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र में पड़ जाता है टाइमाबाद। टाइमाबाद कहाँ पड़ जाता है, महाराष्ट्र। अगर बात करें पूरब की लेकर के, तो पूरब में यूपी में है आलमगीरपुर, समझे, यूपी में पड़ जाता है आलमगीरपुर। और पश्चिम में ये बलूचिस्तान में पड़ जाता है सुत्का गेंडोर, ठीक है। ये जो है इसका विस्तार है, समझ रहे हैं। और कहा जाता है कि हड़प्पा का जो आकार है वो त्रिभुजाकार माना जाता है, समझे। ये हड़प्पा का आकार लगभग त्रिभुजाकार माना जाता है। ये तो चतुर्भुज हो रहा है लेकिन इसको त्रिभुजाकार माना जाता है। ये शायद इस तरह से आया, त्रिभुजाकार ही माना जाता है, समझ रहे हैं ना, ये इस तरह से। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हड़प्पा और उसके आसपास का जो भी बहुत सारे क्षेत्र मिला था, उन क्षेत्रों में उसको किस तरह से विभाजित किया गया है। तो उन सभी क्षेत्रों को 3 तरह का नगर बताया गया है, समझ रहे हैं। कुछ को केंद्रीय नगर बताया गया है, कुछ को तटीय नगर बताया गया है, और कुछ को अन्य नगर और कस्बे में रखा गया है, समझे। हालांकि बहुत सारा, ये सब मिटा दे क्या, ये सब मिटा दे। चलिए ध्यान से देखिए, फिर यहीं से सवाल जो कुछ आप लोग मिस कर रहे थे इसी समय से आ जाएगा सवाल, समझे ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना है, कहा जाता है 13 लाख
वर्ग किलोमीटर में जो है इसका फैलाव था। समझ रहे हैं ना। हड़प्पा का जो फैलाव था कितना बताया जा रहा है। क्षेत्रफल की बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ गए। अब देख लेते हैं उस समय का जो नगड़े हैं आखिर उसको किन किन कैटेगरी में रखा गया है। तो इसको 3 कैटेगरी में रखा गया बुआ। पहला का जो कहा गया है, जो कुछ नगर बसा था उसको कहा गया केंद्रीय नगर। समझ गए। दूसरा को कहा गया तटीय नगर, और उसके बाद कहा गया है कस्बा या अन्य नगरे। तो कहा जाता है जो प्रमुख शहर था, समझ रहे ना, जो पूरे सभ्यता का जान था उसको केंद्रीय नगर माना गया है। जो नदी के दोनों तटीय क्षेत्रों में रह रहा था, जो क्षेत्र मिला उसको तटीय नगर कहा गया। और बाकी जो छोटे मोटे नगर थे जो इसे तटीय मतलब नदी से थोड़ा सा दूर बसे हुए थे उसको अन्य नगर या कस्बा कहा गया। समझ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, जिस तरह से अभी हमारे समाज में तरह तरह की जातियां हैं, तरह तरह के लोग हैं, क्या उस समय भी हड़प्पा सभ्यता में विविधता थी या सब एक मतलब कोई विविधता नहीं थी उस समाज में। लेकिन धार्मिक का जो है मतलब पूछ रहे हैं, इसका मतलब पता नहीं लगाया गया। विविधता थी उस समय। समझे। कहा जाता है कि हड़प्पा समाज के जो लोग थे वो मिश्रित जाति थे उस समय, एक ही जाति के नहीं थे, कई तरह के जातियाँ उसमें थी। समझ रहे ना। खासकर बताया जाता है कि 4 तरह के लोग थे उसमें। उसका जो वेशभूषा है, जो शरीर का आकार है, जो स्वरूप है, उसके हिसाब से ये पता लगाया गया कि इसमें 4 जाति के लोग थे। समझे। सामाजिक और धार्मिक का जो है उसका कैसे पता कर सकता है, वो तो पता नहीं ना चलेगा। कौन सा मतलब कौन धर्म के था, मतलब उसका जो जाति आप पूछ रहे हैं, तो सामाजिक मतलब कैसे पता चलेगा जाति। मैंने क्या बताया कि शरीर के स्वरूप और उसके जो ढांचा है, शरीर के ढांचा से, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी हम लोग हैं और अभी यहाँ पर से किसी यूरोपियन को या किसी अमेरिकन को उठा के ले आए तो कोई भी आएगा तो पकड़ लेगा कि ये अलग अलग जाति के, अलग अलग समाज के, नहीं पकड़ लेगा क्या उसका शरीर देखेगा उस शरीर के ढांचा से। हाँ। से ना, मतलब अवशेष से ना पता चला। तो ये जो है ना, ये मतलब साक्ष्य के तौर पे इन लोगों ने, जो इतिहासकार है, जो पुरातात्विद लोग हैं, उन लोगों ने ये पता लगाया है कि कहा जाता है कि उस समय 4 जाति के लोग थे। समझ गए। एक ऑटो ऑस्ट्रोलाइड लोग थे। देखिए 4 जाति, यहाँ तक दिख रहा है क्या। अरे यार गुजरात तक जा सकते हैं, गुजरात का चावल। यहाँ पे चलिए यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि जो पहला जो कुछ जाति के लोग थे उसको कहा जाता है ऑटो ऑस्ट्रोलाइड, या इसी को काकेशियन भी कहा जाता है। समझे। ऑटो ऑस्ट्रोलाइड, ऑस्ट्रोलाइड। उसके बाद कहा गया भूमध्य सागरीय लोग थे। उसके बाद कहा गया है कि इसमें अल्पाइन लोग थे। दिख रहा है ना ये। और उसके बाद कहा गया है मंगोलाइड थे, मंगोलॉइड। तो उस समाज के लोगों पर जब उन लोगों ने गौर किया, समझ रहे ना, तो उन लोगों को लगा कि कुछ लोग जो थे ऑटो ऑस्ट्रोलाइड थे। देखने के बाद पता चला कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे। समझ रहे ना। जो व्यापार होता है, तो व्यापार तो आपको मालूम है ना कि उस समय व्यापार भी हो रहा था। तो कुछ लोगों को मतलब पता चला कि उस समाज में कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जो ऑटो ऑस्ट्रोलाइड के लोग थे, यानी कि उनका जो शरीर है, जो रूप रंग है, वो ऑस्ट्रेलिया का जो मूल निवासी है उससे मिलता जुलता है। समझ रहे ना। तो इसलिए उन लोगों ने कहा कि समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो ऑटो ऑस्ट्रोलाइड जाति के। समझे। कुछ लोगों का वेशभूषा रंग से उन लोगों को पता चला कि जो भूमध्य सागर, मालूम है भूमध्य सागर कहाँ पे।
अरे यार, मैंने बताया था कि ये इधर आपको एशिया हो गया, इधर आपको यूरोप हो गया, और यूरोप के जस्ट नीचे जो सागर है वो भूमध्य सागर है, समझ रहे हैं ना। तो भूमध्य सागर के तटीय जो भी क्षेत्र है वहाँ के जो लोग हैं, तो उन लोगों का जो वेशभूषा है और कुछ हड़प्पा समाज में जो कुछ लोगों का वेशभूषा उससे मिलता जुलता था। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं तो उनमें से कुछ ऐसे वर्ग के लोग जो है जो भूमध्य सागरीय है, जो भूमध्य सागर के एरिया से आए हुए होंगे, समझे। ये पता किया गया। अल्पाइन के बारे में कहा जाता है कि अल्पाइन जो है मध्य यूरोप, जो जर्मनी वगैरह में जाइएगा तो मध्य यूरोप वगैरह में, तो यहाँ अच्छा जो अल्पाइन जो लोग हैं उसका जो हाइट होता है वो मध्यम हाइट के होते हैं, समझ रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि उनके हाइट हो या वही वेशभूषा रंग देख करके उन लोगों ने कहा कि ये जो है ये अल्पाइन जाति के हो सकते हैं जो मध्य यूरोप में पाए जाते हैं, समझे। और मंगोलाइड, मंगोल जानते हैं कहाँ पे, चाइना से थोड़ा सा ऊपर। तो हड़प्पा में ही कुछ लोगों को देखने के बाद उन लोगों ने ये परखा कि इसमें से कुछ जाति के ऐसे भी लोग हैं जो मंगोल समाज के हो सकते हैं, मंगोल से आए हुए लोग हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना, जिसको मंगोलाइड कहा गया, समझ रहे हैं। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता में जो समाज के लोग थे वो मिश्रित जाति के थे, और ये इस जगहों पर से आए हुए लोग माना जाता है, समझ रहे हैं। ये 4 जाति के लोग थे, ऑटोस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड, समझ गए। चलिए, अच्छा मैं कुछ और बता रहा था, मैं क्षेत्रफल मैंने बता दिया। क्या हुआ, मिटा दें, चलिए। अच्छा, एक है पिग्गट साहब, समझ रहे ना, पिग्गट महोदय, वो भी एक सर्वेक्षण ही है इतिहास तो उन्होंने, पिग्गट महोदय ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो हड़प्पा विस्तृत जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बताया है उन लोगों ने, समझ रहे हैं ना। जुड़वा राजधानी इसलिए बताया है कि उन दोनों का जो साम्राज्य है और दोनों का जो क्या बोलते हैं समृद्धि है, तो दोनों का एक जैसा है, समझ रहे हैं ना, हड़प्पा का और मोहनजोदारो का। इसलिए पिग्गट साहब ने बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदारो ये हड़प्पा साम्राज्य का जुड़वा राजधानी है, समझे। मिटा दे इसको, चलिए। आप लोग को तो लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, सब जीनियस लोग बैठे हैं। चलिए, किन्होंने बताया था, पिग्गट महोदय ने। बताया हड़प्पा और मोहनजोदारो विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी। समझ गए, ये बात पिग्गट भाई ने बताया था। चलिए, अब आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये बताइए कि सिंधु सभ्यता के लोग थे उस समय कृषि भी हो चुका था, इसका मतलब है कि लोग शाकाहारी भी होंगे, और मांसाहारी पहले से तो वो है ही उस समय के लोग, समझे, प्राचीन लोग। तो इसका मतलब है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मांसाहारी थे, शाकाहारी थे, या मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे, दोनों थे। ये बीपीएससी का सवाल है। उसके बाद देख लीजिए, 2008 में ये बीपीएससी में सवाल पूछा गया था, जिसमें कह रहा है कि भारत में जो रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब बिछाई गई थी, 1853 में। ये 2008 में पूछा गया है, पीटी में, ये प्रारंभिक जो परीक्षा होता है उसमें पूछा गया है। तो अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 2021 में, ये 2001 में पूछा गया है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब, 1853 में। ये 2001 में पूछा गया सवाल, घुमा फिरा के पूछा हुआ है, समझे। ये 1994 में पूछा गया, बीपीएससी का ही सवाल है ये। सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ती है, ये बताइए आप लोग, किस काल में पड़ती है। हम 3 काल बता रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल। बिल्कुल सही जवाब, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। उसमें लिपि लिखी गई थी, पढ़ी नहीं गई है, समझे। हाँ, तो ये जो है मतलब अभी आप बता रहे हैं आरंभिक एगो हुआ हड़प्पा जो था एक विकसित हड़प्पा था, एक जो मतलब आरंभिक था,
ठीक, तो मतलब इसमें जो है मतलब पराके में मतलब देखा गया है, इसको पराके मतलब लिया, उतना विकसित नहीं था इसलिए कुछ ही हुआ। अच्छा, तो हम चलते सवाल पे, समझे। वहाँ पे सवाल जो है ये आरंभिक नहीं दिया गया है, सवाल दिया गया है सिंधु सभ्यता के लिए, जो सिंधु सभ्यता का जो काल है, सिंधु सभ्यता का जो काल है वो किस काल में माना जाता है, तो आदि ऐतिहासिक काल में ही माना जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में आपको बहुत सारे मुहर है जिस पे कुछ लिपि लिखी गई है, समझ रहे ना। तो लिखी तो गई है लेकिन पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है, समझ गए। पहले मतलब बहुत कम साइट था, जैसे हाँ, मतलब 10 मतलब 5-10, उसके बाद अचानक बहुत मिला है। सबसे ज़्यादा जो है वो सुत का गेंडोर में ही है, समझ रहे हैं। अच्छा, सबसे अधिक जो है मुहर वो हड़प्पा से ही मिला है। मुहर की बात करें तो जो मुहर पर लिखी गई जो लिपि है सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता से मिली है, समझे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।